हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपसे कहा था अपन संडे के लिए भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मैं यूनिट 15 पॉलीमर्स स्टार्ट करना है। संडे का टॉपिक संडे संडे अपन ये टॉपिक करेंगे। यूनिट 15 पॉलीमर्स। पहले भी कहा कि संडे थोड़ा सा बड़ी क्लास हुआ करेगी, तो एक एक्सरसाइज शीट आपको दी थी 1 घंटे में करने के लिए 15 क्वेश्चंस की, और 1 घंटे का लगभग वीडियो आपको दिया जाएगा जिससे आपको पॉलीमर्स अभी सीखना है। क्लियर? चलो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। पॉलीमर्स नाम खुद कह रहा है। ग्रीक के 2 वर्ड्स जुड़े हैं इसमें। एक है पॉली, दूसरा है मर्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी। मर्स का मतलब होता है यूनाइट, यानी मेनी मॉलिक्यूल्स आर यूनाइट। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यूनाइट होते हैं और उनका मॉलिकुलर मास भी बहुत हाई तक पहुंचता है। 10 का पावर 3 यूनिट से लेके 10 का पावर 7 एटॉमिक मास यूनिट तक। लिखिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द branch of chemistry which deals with the branch of chemistry which deals with classification, mechanism and biodegradable compounds of polymers। क्लियर? पॉली का मतलब होता है मेनी, 2 ग्रीक वर्ड हैं। मर्स का मतलब होता है यूनिट्स, यानी कि बहुत सारे यूनिट्स को रिपीट करो। इज इट क्लियर? लिख लिया बेटा? तो इस ब्रांच में हम बहुत सारे यूनिट्स आपस में जोड़ते चले जाएंगे, एक लॉन्ग चेन बनते चले जाएगी, उसको हम नाम देंगे पॉलीमर्स। फॉर एग्जाम्पल आप इधर देखो, यहाँ पर मैंने एक ए लिखा प्लस एक और ए लिखा। कोई ऐसी प्रोसेस की कि ए और ए जुड़ गए। इज इट क्लियर? तो ये ए एक है तो इसको हम बोलेंगे मोनोमर्स, यानी सिंगल यूनिट। और यहाँ पे ये दोनों जुड़ गए तो हम इसको बोलेंगे डाइमर्स। ये हम सोल्यूशन में भी देखें, यानी कि 2 यूनिट्स। इज इट क्लियर? चल बेटा, अब ये ए और ए एक और ए से जुड़ गए, कोई प्रोसेस हमने की जो धीरे धीरे देखेंगे। तो अब ये हो गए ट्राइमर्स। बार बार कह रहा हूँ, कुछ प्रोसेस हम कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। वो प्रोसेस अभी डीप में नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि सिंगल यूनिट्स हैं। एक जैसी यूनिट्स आ रही हैं, तो इसको हम होमो भी बोलेंगे। होमो मतलब सेम, मर्स यानी कि यूनिट्स। अब सपोज करो एक ए बी से जुड़ गया तो ये ए बी बना, फिर ए बी, फिर एक ए और एक बी से जोड़ा तो ए बी, फिर ए, फिर बी, तो ये भी 4 हो गए। तो ये टेट्रामर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेट्रामर्स। इज इट क्लियर? मगर यहाँ यूनिट्स डिफरेंट है मगर रिपीटिंग है। यूनिट्स अलग अलग है मगर एक टाइम के बाद रिपीट हो रही, तो इसको हम बोलेंगे को पॉलीमर्स, यानी कि किसी से कंबाइन होके पॉलीमर्स बना रहे हैं। इज इट क्लियर? अच्छे से बात समझ में आई? चलो तेजी से कॉपी करो। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स ऑफ पॉलीमर्स, उसको हम पॉलीमर्स में पढ़ेंगे।
पॉली का मतलब मेनी, मर्स का मतलब यूनिट और रिपीट। एग्जाम्पल हमने देखा, एग्जाम्पल हमने ए पहले लिया, अब उसकी जगह में दूसरे एग्जाम्पल्स रखकर आपको बता रहा हूँ। अगर ए एक जैसे रहें तो होमो बोलेंगे, और ए और बी अलग अलग यूनिट्स जोड़ रहे हैं मगर एक टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं, जैसे इसके बाद इन्होंने रिपीट किया, देखो आप, इसके बाद इन्होंने रिपीट किया, यहाँ पर एक जैसा ही रिपीट हो रहा है, यहाँ देखो एक जैसा ही रिपीट हो रहा है। क्लियर? यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। हो गया। अब हम ए की जगह अपने सिलेबस में जो एग्जाम्पल्स हैं उसको अपन लेकर देख रहे हैं। ए की जगह देखो, हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, यहाँ पर हमने कैटलिस्ट यूज़ किया तो ये पाई बॉन्ड्स खुले, तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एक यूनिट हुआ, और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये दूसरा यूनिट हुआ। तो ये रिपीटिंग हुए, सेम यूनिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n टाइम्स आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, यहाँ पे कैटलिस्ट रखा, और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पाई बॉन्ड की वैलेंसी खुल गई। मैकेनिज्म में सिखाऊंगा कैसे खुली है। तो ये हो गया, n दे दिए तो ये होगा पॉलीमर्स, MERS, ये हो गया पॉलीमर्स, और प्रोसेस का नाम पॉलीमराइजेशन, और सेम मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ मैं लिखूँगा होमो पॉलीमर्स। क्या लिखा बेटा मैंने? होमो पॉलीमर्स, यानी ये भी ए है, ये भी ए है, आपस में जुड़े दो हुए डाइमर्स, बहुत सारे हो गए पॉलीमर्स। कॉपी करो बेटा, फर्स्ट एग्जांपल होमो पॉलीमर्स को कॉपी करो जल्दी से। होमो पॉलीमर्स को कॉपी करो। अगर एक जैसे यूनिट, देखो पाई बॉन्ड खुल गया तो उसकी वैलेंसी खाली है इधर छोड़ दी हमने, खाली है इधर छोड़ दी। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 हाइड्रोजन के साथ, तीसरी कार्बन के साथ, चौथी खाली, 2 हाइड्रोजन के साथ, तीसरी कार्बन के साथ, चौथी खाली। सेम मॉलिक्यूल्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपने नाम दिया, क्या नाम दोगे बोलो? अगर सेम मॉलिक्यूल्स रिपीट हो रहे तो आप नाम दोगे होमो पॉलीमर्स। अच्छे से समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट, अब देखो मैंने यहाँ पर दूसरा टाइप का लिया, देखो मैंने यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, फिर यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ एक बेंजीन भी लिया। तो बेटा इसका नाम है स्टाइरीन, और इसका तो नाम मालूम है ईथीन, और ये बहुत सारे ईथीन मॉलिक्यूल जड़ गए तो ये पॉलीईथीन होना चाहिए, मगर इन लोगों ने इसका नाम रखा पॉलीथीन। जो आप समोसा कचौरी लाते हो तो बाज़ार वाला जो कैरी बैग में देता है प्लास्टिक के, जिसको आप नाम पॉलीथीन देते हो, वो यही है, उसका स्ट्रक्चर यही है। अब देखो मैंने यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ किया, तो ये पाई बॉन्ड खुल गया, तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये आपका रिंग। मैंने n टाइम्स लिए, ये भी n टाइम्स लिए, ये भी, तो ये n टाइम्स हो गया। क्लियर हो गया? क्या हो गया? ये n टाइम्स। क्या ये सेम है? नहीं। मैं अगर इसको A मानूं और इसको B मानूं तो ये AB रिपीटिंग टाइप की यूनिट है, तो इसको हम बोलेंगे कोपॉलीमर्स।
कोपॉलीमर्स। देखो मैंने दोनों एग्जाम्पल्स में पाई बाउंड डबल बाउंड लिया, तो आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि सिर्फ पाई बाउंड ही पॉलीमर्स बनाता है, ऐसा नहीं है। एक कंडेंसेशन का भी एग्जाम्पल मैं आपको बताते चलूँ। देखो मैंने यहाँ पे OH C डबल बाउंड O CH2 4 बार लिया, फिर C डबल बाउंड O OH। ये 6 कार्बन की एसिड है, इसका नाम है एडिपिक एसिड। फिर यहाँ पे मैंने H NH CH2 6 बार, याद नहीं आएगा, चलो ऊपर का तो एग्जाम्पल आपने लिख लिया होगा, मैं अब ऊपर का रब कर देता हूँ, यहाँ पर नहीं आ रहा है एग्जाम्पल। देखो मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखा COO और H, और यहाँ CH2 4 बार लिया, फिर मैंने यहाँ C डबल बाउंड OH लिखा, प्लस मैं एक अब दूसरा ग्रुप ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर H लिया NH CH2 6 बार, फिर यहाँ पर मैंने NH और एक H। यहाँ देखो सिग्मा बाउंड है, यहाँ भी सिग्मा बाउंड है, तो बेटा ये अलग होंगे, ये पार्ट निकलेगा, इधर से ये पार्ट निकलेगा, और हमने कोई कैटलिस्ट यूज़ किया और उसके प्रेजेंस में इसके हमने नंबर ऑफ मोल्स लिए बहुत, ये पूरा हमने n टाइम्स लिया, यानी n टाइम्स ले रहे दोनों को, तो ये दोनों जुड़ते चले जा रहे हैं। तो जो जुड़कर स्ट्रक्चर आ रहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ C आया, डबल बाउंड O आया, फिर CH2 आया, यहाँ 4 लिखा गया, C डबल बाउंड O, फिर यहाँ से H2O निकला था, तो यहाँ पर NH, फिर CH2 6 टाइम, फिर NH, फिर ये खाली जगह और यहाँ N, यहाँ पे N है, क्लियर। इसका नाम है नैलॉन। नैलॉन 4 5 6 और ये भी 6, नैलॉन 6 इसका नाम है। इज इट क्लियर? तो बेटा इसके अंदर पाई बाउंड नहीं था, फिर भी दो आपस में जुड़े, तो इसको हम कंडेंसेशन आगे जाके नाम बोलने वाले हैं। क्या नाम बोलने वाले हैं? कंडेंसेशन। और इसको हम सिर्फ नाम देने वाले हैं एडिशन। क्लियर? तो दो तरह के मैकेनिज्म्स हमें देखना है। अभी तो अपन जनरल देख रहे, इसमें हमने दो चीज़ सीखी। अगर सेम यूनिट रिपीट होता है तो आप नाम दो होमोपॉलीमर्स, और अगर डिफरेंट यूनिट रिपीट होता है तो आप दो आपस में डिफरेंट जोड़ रहे हैं, अलग अलग जोड़ रहे हैं, और वो सीक्वेंस रिपीट होते जा रहा है। याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर बार अलग अलग जोड़ रहे हैं तो वो कोपॉलीमर्स नहीं है। 2 यूनिट या 3 यूनिट एक बार जुड़ गए, उसके बाद एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक फिक्स रेशियो के बाद वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको आप नाम दीजिए कोपॉलीमर्स। अच्छे से क्लियर है? कॉपी करो बेटा। कोपॉलीमर्स के मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, एक पाई बाउंड जो एडिशन टाइप का जा रहा, दूसरे में सिग्मा बाउंड जो कंडेंसेशन टाइप का जा रहा। तेजी से कॉपी करो इसको। हो गया? चलो नेक्स्ट, ये बेटा जनरल इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स हो गया। हमने सबसे पहले देखा पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो हमें बता गया पॉलीमर्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाएंगे, रिपीट होंगे, एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, और जिसका मास बहुत हेवी होगा, 10 का पावर 3 से लेके 10 के पावर 7 यूनिट्स तक होगा। यानी आपको मालूम है मॉलिकुलर मास बोले तो ग्राम पर मोल उसकी यूनिट होती है, अपन उसको जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
फिर सवाल ये पैदा आया कि ये पॉलीमर नाम क्यों पड़ा, तो भाई ग्रीस में पॉली का मतलब होता है मैनी, मर्स का मतलब होता है यूनाइट होना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े तो नाम पड़ा पॉली, बहुत से मर्स जुड़ गए पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स में क्या हो रहा भाई, जुड़ने को कोई भी जुड़ सकता है। अगर एक जैसे मॉलिक्यूल्स यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स आपस में अगर जुड़ते जाते हैं तो होमो, मालूम है होमो का मतलब कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं, और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल जोड़ें और एक टाइम के बाद, एक रेशो के बाद, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा वो सीक्वेंस, तो उसको आप बोलेंगे कोपॉलीमर्स। और उसमें हमने 2-3 एग्जाम्पल्स को देखा है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब आगे, अब हमने जर्नल स्टेप ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट हमने लिखा था क्लासिफिकेशन, तो अब हम साइड हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। हम पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं किसका, पॉलीमर्स का। इज इट क्लियर? चलो सबसे पहले तो सोर्स, भैया पॉलीमर तुम कहाँ से लाओगे, यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। पहला क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है बेटा, बेस्ड ऑन सोर्स। भाई आपके पास कितने सोर्स है, तो बच्चे छुट्टे कहते हैं एक तो नेचुरल यानी नेचर से लाएंगे, और दूसरा लेबोरेटरी में सिंथेटिक यानी हम खुद बना देंगे। क्लियर है, एक लेबोरेटरी, एक बेटा नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बेटा ये आधा और ये आधा, तो एक आ गया सेमी सिंथेटिक। इज इट क्लियर? तो बोलो कितने टाइप के हो गए, 3, एक सिंथेटिक और दूसरा सेमी सिंथेटिक। इज इट क्लियर? लिखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। क्लासिफिकेशन based on source, they are of 3 types. Number 1, natural polymers. Number 1, natural polymers. Number 2, semi-synthetic. Number 2, semi-synthetic. Number 3, synthetic. नंबर 3 सिंथेटिक। इज इट क्लियर? सबसे पहले लिखिए नेचुरल पॉलीमर्स। सबसे पहले लिखिए नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स, दीज आर obtained or extract from natural sources like plants and animals। बेटा ये प्लांट्स और एनिमल्स, नेचुरल सोर्स से हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको मालूम है कॉटन प्लांट से आता है, जूट प्लांट से आता है, रेसाइंस गोन गम प्लांट से आता है, ऊल जिससे अपन स्वेटर वूटर बनाते हैं वो एनिमल से आता है, सिल्क वो एनिमल से आता है। तो एग्जाम्पल कॉटन, सिल्क, वूल एंड रेसाइंस, और भी बहुत सी है एक्सेट्रा। क्लियर, बात समझ में आ रही? बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे खादी अपन कहते हैं, खादी भी कहाँ से आती है भाई, प्लांट से आती है।
सिल्क कहाँ से आता है? प्योर सिल्क है, मैसूर का सिल्क है, सिल्क वॉर्म से आता है। अपन छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं 8th-9th में कि सिल्क वॉर्म से एक सलाइवा के शक्ल में एक केमिकल सब्सटेंस निकलता है जिसको वो इंक्यूबेशन पीरियड लार्वा के स्टेज में अपने आप को कवर करता है, जिसको अपन कोकून्स कहते हैं, और उसमें से सिल्क बाहर निकालता है, थ्रेड निकलता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छे से बात समझ में आ गई। यानी जिसमें आपने लेबोरेटरी की बनी हुई कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, वो प्योर नेचर से निकालेंगे, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा नेचर से ले रहे हैं, थोड़ा लेबोरेटरी में, यानी कि इसका नाम हुआ सेमी सिंथेटिक। सेमी यानी कि आधा, सिंथेटिक क्या है? क्लियर? सेमी सिंथेटिक, दोज पॉलीमर्स which consist of both natural as well as synthetic compound. Example, सेल्यूलोस, ये तो प्लांट से आता है। सेल्यूलोस, सेल्यूलोस किसके साथ? एसीटेट, यानी सेल्यूलोस एसीटेट या सेल्यूलोस नाइट्रेट, सेल्यूलोस एसीटेट कह लो या सेल्यूलोस नाइट्रेट कह लो, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, जो कुछ पार्ट प्लांट से, कुछ पार्ट लेबोरेटरी का, दोनों को मिक्स करने पर जो पॉलीमर्स आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे, उनको आप नाम दोगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्या नाम दोगे बेटा उनको? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब तीसरी डिफिनेशन तो आप समझ ही गए होंगे, पूरी की पूरी, पूरी यानी कि कुछ भी पार्ट नेचर का नहीं। कुछ भी पार्ट नेचर का नहीं होगा। क्लियर? कुछ भी पार्ट नेचर का नहीं होगा। Those polymers which are synthesis in a laboratory or industry by a chemical reactions, ऐसे पॉलीमर्स जो लेबोरेटरी में सिंथेसिस करेंगे एक केमिकल रिएक्शन से, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। बहुत सारे हैं, अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा, नायलॉन 6,6, बेकिलाइट, पॉलीविनाइल, नियोप्रीन एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? नियोप्रीन एक्सेट्रा। क्लियर? फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन कई तरह से दिया गया है। एक क्लासिफिकेशन आपको दिया गया सोर्स पर, मैं यहाँ लिख दूँ ताकि ये चार्ट आपके दिमाग में बना रहे। क्लासिफिकेशन जो हमें पढ़ना है वो ध्यान में रहे। क्लासिफिकेशन पहला दिया गया सोर्स, दूसरा दिया गया स्ट्रक्चर, तीसरा दिया गया मैकेनिज्म, चौथा दिया गया स्ट्रेंथ। तो ये पूरा देखना है, ये चार्ट दिमाग में रखो। अगर बोर्ड में पूछता है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स और उसने मेंशन नहीं किया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो आपको सो भी लिखना है। इज इट क्लियर? क्लियर कितने हैं? एक बेटा सोर्स के बेस्ड है, दूसरा स्ट्रक्चर के बेस्ड है, तीसरा मैकेनिज्म के बेस्ड है, चौथा स्ट्रेंथ के बेस्ड है। पहला हमने पूरा किया सोर्स, कॉपी करो भाई,
ठीक है ना। लिखने का टाइम आप पॉज करो, और वीडियो अगर कहीं रुक जाता है, छूट जाता है, तो पॉज करके रोक कर आप आराम से देखकर लिख सकते हो। मगर कोशिश करो मेरे साथ साथ सीखने की, तो घर में अपना बचा हुआ टाइम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। या आपने एक बार देख लिया, फिर एक बार सीख रहे हैं, फिर एक बार लिख रहे हैं, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहली बार जब देख रहे हो साथ साथ लिख लो, और लिखने के साथ साथ सीख लो, ताकि जब आप दूसरी बार भी इस टॉपिक को पढ़ने बैठो तो सीधे से एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने बैठो। इज इट क्लियर? ये चार्ट भी कहीं बना लो, किसी कोने में ये चार्ट बना लो। Next, classification of polymers based on structure. Classification of polymers based on structure. लिखिए, classification of polymers are based on structure. लिखिए, classification of polymers based on structure. Clear? इसमें पहला बेटा लीनियर, फर्स्ट है लीनियर स्ट्रक्चर, यानी ये सीधे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे। लीनियर स्ट्रक्चर लिखिए, दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर लॉन्ग thread like structure, non elastic, high tensile, नॉन इलास्टिक हैं, हाई टेंसाइल हैं, यानी अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये स्ट्रेच तो होंगे मगर रीगेन अपनी शेप में नहीं आएंगे, और ज़्यादा फोर्स करेंगे तो ब्रेक हो जाएंगे। एग्जाम्पल, ये कंपटीशन के लिए भी याद रखना अच्छे से बात, कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी हाई डेंसिटी पॉली या पॉली विनाइल क्लोराइड, ये हाई डेंसिटी याद रखो। लीनियर के अंदर हाई डेंसिटी आएगा भाई, लीनियर के अंदर हाई डेंसिटी आएगा पॉलीथीन। पहला लीनियर सीधा सीधा। अब सेकेंड ब्रांच पॉलीमर, नहीं ब्रांच पॉलीमर, क्रॉस ब्रांच तीसरा लेंगे अपन, दूसरा ब्रांच रखेंगे। ब्रांच कैसे? ब्रांच आप देखो, ये सीधे जा रही है एक लाइन, ये दूसरी सीधी चली, ये तीसरी ये सीधी चली, तो ये मैं आपको बताते चलूं, बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ी सी ब्रांचिंग होगी। क्लियर? यहां तक लिखिए, इट इज ए लॉन्ग थ्रेड, धागे की तरह, लाइक स्ट्रक्चर विथ फ्यू क्रॉस ब्रांच, या फ्यू नंबर को हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो। इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक नेचर है, लेस टेंसाइल, टेंसिलिटी इसकी लेस। एग्जाम्पल, यहाँ पे तुमने हाई डेंसिटी लिखा, तो यहाँ लो डेंसिटी पॉलीथीन। चलो जल्दी से कॉपी करो, यहाँ लो डेंसिटी पॉलीथीन, जल्दी कॉपी करो बेटा, ठीक है ना बेटा। ये स्ट्रक्चर भी बना लो रफ, ये सिंपल थ्रेड है, ये कहीं कहीं ब्रांच है, इसलिए हमने कहा ब्रांच पॉलीमर्स, बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। क्लियर हो गया? ब्रांच पॉलीमर्स। नेक्स्ट, लिख लिए,
जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो प्लीज। नेक्स्ट, अब हम ब्रांच का ही परफेक्ट स्ट्रक्चर लेने वाले हैं। ब्रांच का ही परफेक्ट स्ट्रक्चर लेने वाले हैं। तो तीसरे का नाम है क्रॉस्ड लिंक। थर्ड, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। जैसे ये थ्रेड्स जा रहे थे, इन थ्रेड्स में बिल्कुल ये ऐसे क्रॉस आ गए। आप बैडमिंटन खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो या मॉस्किटो नेट देखते हो, उसमें जैसे जाली बनी है उस टाइप का पॉलीमर होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। लिख लो, इट इज ए क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। इट इज ए क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। इससे पहले का जो था क्रॉस, वो ब्रांच्ड पॉलीमर्स था, कहीं कहीं जगह था। ये क्रॉस है, हर जगह है। क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी हाई होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन इलास्टिक, इलास्टिक बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये क्रॉस हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। नॉन इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। एंड एग्जाम्पल्स लिखिए, बेकेलाइट, नायलॉन 66 एक्सेट्रा। बेकेलाइट, नायलॉन 66 एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? बेकेलाइट, नायलॉन 66 एक्सेट्रा। क्लियर बेटा? ये अपन ने दो टाइप का क्लासिफिकेशन देख लिया। पहले टाइप का क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन, फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन सोर्स। सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन किसके ऊपर? स्ट्रक्चर। तीसरा टाइप का क्लासिफिकेशन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी किस टाइप से जोड़ा, हम इसको कह सकते हैं मैकेनिज्म। थर्ड लिखो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन और मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन और मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। इज इट क्लियर? इसके अंदर दो जाएंगे। नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 कंडेंसेशन। इसके अंदर दो जाएंगे। नंबर 1 एडिशन टाइप पॉलीमराइजेशन, नंबर 2 कंडेंसेशन टाइप पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट लिखिए, एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में फर्स्ट लिखिए एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। लिखिए, इट इज ए टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, it is a type of polymerization in which pi bonds यानी ब्रैकेट में लिखो डबल और ट्रिपल बाउंड, मोनोमर्स। पाई बाउंड ब्रैकेट में लिखेंगे डबल और ट्रिपल बाउंड्स, ब्रैकेट क्लोज। मोनोमर्स आर यूनाइट to form polymers.
to form polymers. Second point. In this type of polymerization, second point है, in this type of polymerization, pi bound converts to sigma bound follows addition mechanism. बेटा पाई बाउंड कन्वर्ट होगा सिग्मा बाउंड में और ये फॉलोज करेगा एडिशन मैकेनिज्म. थर्ड पॉइंट, द पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म. थर्ड पॉइंट, द पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म is initiated by using catalyst. Is initiated by using catalyst. Fourth point, during polymerization, by addition mechanism, it follows either free radical or ionic, but in most of the cases, free radical mechanism is common. एग्जाम्पल वही अपन ने जो पहले लिखा था बेटा, एक बार एग्जाम्पल हमें फिर लिखना पड़ेगा क्योंकि वो जर्नल का था. तो एडिशन की डिफिनेशन अगर आपसे पूछे तो आप यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखेंगे, यहाँ N लिखेंगे, एरो के ऊपर कैटलिस्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पर CH2 सिंगल बाउंड कर देंगे और अब N इसके पैरों में आ जाएगा. क्लियर हो गया? ये एग्जाम्पल लिखो. क्लियर? नेक्स्ट, इफ द रिपीटिंग यूनिट्स आर सेम, अगर रिपीटिंग यूनिट सेम होते हैं, इफ द रिपीटिंग यूनिट्स आर सेम, अगर रिपीटिंग यूनिट सेम होते हैं, दे आर कॉल्ड एज होमोपॉलीमर्स, उनको हम होमोपॉलीमर्स कहेंगे. उसका भी एग्जाम्पल ये है. देखो भाई, ये डिफरेंट यूनिट्स में मैंने बदला. पहले कोई और एग्जाम्पल लिया था, अब कुछ और ले रहा हूँ. 4 कार्बन है तो इसका नाम ब्यूटाडाईन है, यानी कि ब्यूटेन 4 कार्बन है, 2 जगह ईन है और 2 जगह में 1 और 3 है, तो ब्यूटा 1,3 डाईन भी लिख सकते हैं. पॉलीमर में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है और इसका कॉमन नेम स्टाइरीन. अब ध्यान से देखो, आपको मालूम है कि ये इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, एक पाई बाउंड में हो या एक सिग्मा बाउंड में हो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या एक कोऑर्डिनेट बाउंड में हो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं.
सिर्फ BH3 एक ऐसा केस है बनाना जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं मगर 2 एटम की जगह 3 एटम को बैलेंस करता है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 ही एटम्स को जनरली बैलेंस करते। तो बेटा ये ब्रेक करो, तो ये ब्रेक करो, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ। अगर ये ब्रेक हुआ तो आप खुद इमेजिन करो, यहाँ एक डॉट आ गया और CH यहाँ एक डॉट आ गया, ये CH यहाँ एक डॉट आ गया और ये CH2 यहाँ एक डॉट आ गया। तो ये दोनों डॉट आपस में जुड़ के यहाँ एक पाई बॉन्ड बना सकते हैं और ये खाली डॉट बाहर, ये खाली डॉट बाहर, ये अगर टूटा तो यहाँ भी एक एक डॉट है, इस पर भी एक डॉट है, इस पर भी एक डॉट है, ये टूटा तो ये एक डॉट, ये एक डॉट। तो ये देखो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, जुड़ गया, एडिशन ही चला CH2, ये पूरे को हम n टाइम्स ले रहे, ये भी n टाइम्स है और ये भी n टाइम्स हैं। आप मेरे नोट्स की चीज़ें लिखेंगे एग्जाम में। फिर हमने ये CH, अब यहाँ डबल बाउंड आ गया, फिर ये CH2, ये अब ये स्टाइरीन के CH2 से जुड़ गया और ये वाला, ये थोड़ा मैं कलर डिफरेंट लिखना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो आधा बाउंड भी मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ, ये जुड़ा, ये मैंने ब्लू कलर से बनाया, फिर ये CH2 है, CH है और ये आपका स्टाइरीन का ये N, यहाँ से ये शुरू हुआ। और ये देखो आधा बाउंड इसका, आधा बाउंड, देखो मैंने दोनों अलग अलग कलर लिए। इज इट क्लियर? तो बेटा ये बूना S, इसका नाम हुआ बूना, BUNA और S क्यों? क्योंकि ये सोडियम, Na stands for सोडियम, Bu for ब्यूटाडाइन, S for स्टाइरीन। ये एडिशन मैकेनिज्म में कोल पॉलीमर का एग्जाम्पल हुआ। कॉपी करिए, अपन ने अभी एडिशन पॉलीमर्स देखा है, कौन सा मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पे काम कर रहे, अभी अपन ने एडिशन पॉलीमर देखा है। जल्दी से कॉपी करिए। जल्दी कॉपी करो। हो गया। नेक्स्ट कंडेंसेशन, नेक्स्ट साइड हेडिंग डालो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसा है? कंडेंसेशन वाला। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन सेकेंड टाइप, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। लिखो, when two or more than two when two or more than two same or different units with bifunctional ब्रैकेट में लिखो टू फंक्शनल ग्रुप्स, एक ही यूनिट में दो फंक्शनल ग्रुप, with bifunctional और ट्राईफंक्शनल ग्रुप, with bifunctional और ट्राईफंक्शनल ग्रुप, with bifunctional और ट्राईफंक्शनल ग्रुप आर यूनाइट विद बाई और ट्राई फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से याद रखो, मैंने फंक्शनल ग्रुप बोला हूं, विद बाई और ट्राई फंक्शनल ग्रुप यूनाइट। ब्रैकेट में ये भी लिखो, डिफरेंट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट होंगे तो रिएक्शन करेंगे। विद बाई और ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स आर यूनाइट, कॉमा डालो, विद द एलिमिनेशन ऑफ
with the elimination of, लिखिए, with the elimination of smaller molecules. क्या बेटा? with the elimination of कैसे molecules? smaller, with the elimination of smaller molecules. स्मॉलर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे लाइक H2O, पानी निकलेगा, लाइक H2O, HCN, H2O, HCN, CH4, मीथेन भी निकलता है, हो सकता है, CO2, एक्सेट्रा. are called as condensation polymerization, are called as condensation polymerization. इनको हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहेंगे. एग्जाम्पल नायलॉन 6,6, एग्जाम्पल नायलॉन 6,6, टर्लीन, टर्लीन, डैक्रॉन, टर्लीन, डैक्रॉन, बेकेलाइट, बेकेलाइट. ठीक है. अब आप जगह छोड़ेंगे. मैंने आपको कोपॉलीमर्स में कंडेंसेशन का सिखाया हूँ, उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर आप लिखेंगे. इज इट क्लियर? जो मैंने एग्जाम्पल आपको कोपॉलीमर में एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाईएमाइन से हमने नायलॉन 6,6 बनाया, वो यहाँ पे लिख दो. और रही बात एग्ज़ाम में, तो आप बेकेलाइट, डैक्रॉन, नायलॉन 6,6 जिसका बोले इसका स्ट्रक्चर बना सकते, क्योंकि आगे हमें इनकी टाइप स्टडीज़ में सभी के स्ट्रक्चर्स बनाने सीखना है. हो गया बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट डालो. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, यानी कि इंटर मॉलिकुलर फोर्स. लिखो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, इंटर मॉलिकुलर फोर्स. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, इंटर मॉलिकुलर फोर्स. इसमें पहला लिखो इलास्टोमर्स. इलास्टोमर्स, इसमें पहला लिखो इलास्टोमर्स. एक छोटी सी लाइन बोलूंगा, सारी बात दिमाग में आ जाएंगे. दे आर रबर्स. आप जो रबर बैंड यूज़ करते हो, रबर बैंड याद होगा, रबर को खींचने पर स्ट्रेच हो जाता, छोड़ने पर वापस रिगेन अपनी पोजीशन ले लेता, उस वो इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल है. दे आर रबर्स. लिखो, दे आर सॉलिड्स, ये सॉलिड्स होते हैं. और सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर, सॉलिड के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे आर सॉलिड्स और सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर्स. लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लेस होती है. इलास्टिक इन नेचर, ये नेचर में इलास्टिक होते हैं. दे आर ब्रांच चेन पॉलीमर्स, इनमें ब्रांचिंग होती है. क्रॉस वाली नहीं, कहीं कहीं ब्रांच, नेटवर्क वाली नहीं,
क्रॉस, that is few branches are observed in polymers. इसके अंदर कहीं जगह ब्रांचेस देखने को मिलती है, few branches are observed. Example isoprene and neoprene. Example isoprene and neoprene. Clear? Next डालो fibrous. Second, next डालो fibrous. ये सेकेंड लिखो, दे आर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है. दे आर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉलीमर्स. सेकेंड पॉइंट, क्रॉस नेटवर्क ब्रांचिंग इज प्रेजेंट. क्रॉस नेटवर्क के जैसी ब्रांचिंग होगी. क्रॉस नेटवर्क ब्रांचिंग इज प्रेजेंट. स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बाउंड इज प्रेजेंट. अब एक बात याद रखो, यहाँ पर हाइड्रोजन बाउंड को स्ट्रॉन्ग मान के चल रहे हैं, जबकि केमिकल बॉन्डिंग में याद होगा हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बाउंड इज ए वीकेस्ट, क्योंकि हम उससे बड़े बड़े बाउंड्स की बात करते हैं वहाँ पे, कोवेलेंट आयोनिक. मगर यहाँ पर वंडरवॉल है, डिस्पर्शन या डाइपोल है और हाइड्रोजन है. तो वंडरवॉल, डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग बोला गया. आपको याद हो रहा होगा, डिस्पर्शन एक फोर्स है, डाइपोल डाइपोल है, डाइपोल इंड्यूस्ड है और हाइड्रोजन है, और ये चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन है. तो सारे पॉलीमर्स में ये चार ही टाइप के बॉन्ड्स अपने को देखने को मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग मान लिए. मगर उसका मतलब आप अपने बेसिक्स को गड़बड़ मत करो. दिमाग में ये मत ला लो कि सर ने पॉलीमर में कहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग. केमिस्ट्री की यही तो खासियत है, केमिस्ट्री का यही तो कमाल है. अगर मैंने लिखा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, मतलब ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग का नेचर प्ले कर रहा ओनली इन टॉपिक पॉलीमर्स. पूरी केमिस्ट्री में तुम इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे जब तक तुम्हें कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि ये सारे फोर्सेस में स्ट्रॉन्गेस्ट है या सारे इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस में स्ट्रॉन्गेस्ट है. इज इट क्लियर? इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉलीमर्स में हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन आएगा, डिस्पर्शन इंटरैक्शन आएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल आएगा और हाइड्रोजन आएगा. तो याद करो, अपन ने सॉलिड स्टेट्स में या स्टेट्स ऑफ मैटर में फोर्सेस पढ़े थे, उस केस में ये देखा था. यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बाउंड इज प्रेजेंट. क्लियर? समझ में आ रहा है किसकी बात हो रही है? फाइब्रस की. स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बाउंड इज प्रेजेंट. दे आर नॉन स्ट्रेचेबल. ये आसानी से स्ट्रेच नहीं हो सकते. दे आर नॉन स्ट्रेचेबल. They are non-stretchable. Clear? They are non-stretchable. यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया. नेक्स्ट तीसरा डालो, थर्मोप्लास्टिक. थर्ड एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक. तीसरा डालो थर्मोप्लास्टिक. फाइबर्स में एग्जाम्पल नायलॉन 66 पॉलीएमाइड्स. इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे, नायलॉन 66 लिख लो. नायलॉन 66 पॉलीएमाइड्स एक्सेट्रा. अब हम थर्मो में आ गए. ज़रा बेटा पहले इसको समझो. थर्मो में आ गए. थर्मो के दो हैं. एक थर्मो में हम नीचे लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मो में लिखेंगे थर्मोसेटिक. यानी एक का नाम होगा थर्मोप्लास्टिक और दूसरे का नाम होगा थर्मोसेटिक.
यानी थर्ड और फोर्थ की बात हो रही है। टोटल हमें स्ट्रेंथ के बेस 4 मिले। पहला इलास्टोमर पूरा लिख लिया, पूरा एग्जाम्पल्स भी देख लिए, पॉइंट्स भी पढ़ लिए। दूसरा फाइब्रस, इसमें भी हमने पॉइंट्स लिख लिए। तीसरा और चौथे को मैं पहले आपको समझा दूं, उसके बाद लिखाऊं। थर्मो का मतलब हीट है, यानी थर्मो ये वाली कैटेगरी, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इलास्टोमर से ज़्यादा, फाइब्रस से कम। वेदर इट में भी थर्मोप्लास्टिक और इट में भी थर्मोसेटिंग। इज इट क्लियर? वेदर इट में भी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखने की ताकत किससे ज़्यादा है? इलास्टोमर से ज़्यादा है, फाइब्रस से कम है। फिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा थर्मोप्लास्टिक में ऑन हीटिंग ये सॉफ्ट हो जाते हैं, हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, एंड ऑन कूलिंग फिर हार्ड हो जाते हैं, तो दे कैन बी रीयूज्ड। ऑन हीटिंग दे बिकेम सॉफ्ट, क्योंकि इसके अंदर 2D स्ट्रक्चर्स हैं। ऑन हीटिंग दे बिकेम सॉफ्ट, एंड ऑन हीटिंग they became soft, and on cooling they again became hard. एग्जाम्पल पॉलीथीन। आप देखो कबाड़ी वाले भैया, कबाड़े के सामान में आप पॉलीथीन देंगे तो खरीद लेंगे, लेकर चले जाएंगे, क्योंकि पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है। जब वो गर्म करेंगे वो पिघल जाएगी, उससे फिर वो कुछ और बना देंगे। अपने घर में जो टॉयस आते हैं, छोटे बच्चों के खेलने के जो खिलौने आते हैं, वो अगर बेचोगे कबाड़ी भैया को टूटने के बाद तो वो बिक भी जाएंगे, और जो बिक रहा है वो फिर से मार्केट में आएगा, क्योंकि उसको गर्म करके पिघलाएंगे, पिघला के फिर से कोई और नया शेप देंगे और मार्केट में यूज़ कर लेंगे। थर्मोसेटिंग अपन ने घर के इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड्स में एंकर का, हेविल्स का बहुत कीमती प्लग ला के लगाया, पता चला वो गिर के टूट गया। हमने कबाड़ी भैया से कहा भैया ये खरीद लो, कहता वो नहीं खरीदेगा। क्यों? वो बिकता ही नहीं है। क्यों नहीं बिकता है? ऑन हीटिंग, गर्म करने पर दे स्ट्रक्चर बिकेम्स मोर कंडेंस्ड, उसका स्ट्रक्चर और ज्यादा कंडेंस्ड हो जाता है, एंड मोर मॉडुलस, और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता, मोर मॉडुलस्ड, एंड दे कैनॉट बी रीयूज्ड अगेन। दे कैनॉट बी रीयूज्ड। अच्छे से बात समझ में आई? प्लास्टिक माने पिघलाओ फिर ठंडा करो, यूज करो। सेटिंग माने गर्म करते इतना खतरनाक सेट हो गया, अब वो यूज नहीं होगा। लिखिए, डिफिनेशन लिखिए। थर्मोप्लास्टिक, its tensile strength greater than elastomers, less than fibrous or fibers. Second point, on heating it became soft, हीट करने पर ये सॉफ्ट हो जाता है, एंड ऑन कूलिंग इट बिकेम हार्ड, ठंडा करने पर वो फिर हार्ड हो जाता है, एंड ऑन कूलिंग इट बिकेम्स हार्ड। थर्ड पॉइंट, दे कैन बी रीयूज्ड, इसको रीयूज्ड कर सकते हैं, दे कैन बी रीयूज्ड। फोर्थ पॉइंट, एग्जाम्पल पॉलीथीन, बूना एस, एक्सेट्रा। अब आ जाओ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक तो हो गया। अब आ जाओ थर्मोसेटिंग। पहला पॉइंट तो सेम जाएगा, इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ ग्रेटर देन इलास्टोमर्स, लेस देन फाइब्रस। सेकेंड पॉइंट, इट इज 3D स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर है। ऑन हीटिंग इट बिकेम्स हार्ड एंड मॉडुलस, इट बिकेम हार्ड एंड मॉडुलस, हार्ड हो जाता है और मॉडुलस हो जाता है, एंड इट कैनॉट बी रीयूज्ड अगेन, इसको हम फिर से यूज नहीं करते हैं।
It cannot be reused again. Example, bakelite. Example, bakelite. क्लियर बेटा यहाँ तक? कोई डाउट? उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखो, अपन ने आज जो टॉपिक स्टार्ट किया उस टॉपिक का नाम है पॉलीमर्स, और आपकी किताब का ये टॉपिक नंबर 15 है, 15। अपन ये टॉपिक संडे के संडे पढ़ेंगे। आज संडे पढ़े, अब नेक्स्ट संडे पढ़ेंगे। तो याद रखना, हम उससे पहले कहीं मौका मिला तो कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।